हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएसई ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो के अंदर आप क्लास 8 के हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो डीओई के द्वारा इशू किया गया है, वो प्रैक्टिस पेपर को हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसको दो खंडों के अंदर बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ के अंदर वो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज है और खंड ब के अंदर आपका रचनात्मक लेखन है। सबसे पहले करते हैं खंड अ के अंदर, जो कि सबसे पहले आपको गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़कर आपने नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जब पैराग्राफ पढ़ने का कई बार बच्चों को क्या होता है, टाइम नहीं होता, तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, वैसे आप पैराग्राफ रीड कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो। ठीक है ना। अपने पेपर के टाइमिंग ही उस तरीके से डिवाइड करो ताकि आप आसानी से इसको पढ़कर और फिर आंसर्स मार्क कर सको, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं तो गलती होने का चांस होता है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है, गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव हुआ है। अगर हम पहला वाक्य पढ़ें, अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले की आम दुकानों पर हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों पर तलाशा जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं। स्थानीय व्यंजनों को हमने स्वयं अपना लिया है, फास्ट फूड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है, आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, खास दुकानों का व्यंजन गली मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या है, हमने क्या पढ़ा, गली मोहल्ले की आम जो चीजें आम दुकानों पर मिला करती थी, गली मोहल्ले की दुकानों पर मिला करती थी, उनको हम खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ग भाग, कि आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यंजन को हम खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं। दूसरा है, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीजों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं। पहला है, प्रतिभोजों और पार्टियों में कम चीजें रखने के कारण, प्रतिभोजों और पार्टियों में कम लोगों के आने के कारण, या प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीजों को रख देने के कारण, या प्रतिभोजों और पार्टियों में स्थानीय व्यंजन रखने के कारण। अब क्या कारण था यहाँ पर एक वाक्य चल रहा है कि अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेर सारी चीजों को रख दिया जाता है और इनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपने पार्टियों में रख दी हैं, कि प्रतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीजों को रख देने के कारण वह हम इन चीजों का स्वाद वैसा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे हो, बस आपको वैसा टेस्ट ही नहीं आ पा रहा जो आपने उस चीज का लुत्फ उठाना है। अगला है, काव्यांश पर आधारित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। इसके अंदर काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी, धागों के खेल ना पाने के कारण, धागों से संचलित होने के कारण, धागों से मुक्त होने के कारण, कठपुतली के पांव को पर छोड़ने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है धागों से संचलित होने के कारण, कि वह अपना जीवन का आनंद नहीं ले पा रही है, उसको धागों से नियंत्रित किया जा रहा है, इसके कारण वह नाराज थी, क्रोध में थी कठपुतली। अगला है, हम अपने मन के छंद छुए। पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है, नृत्य करने की, स्वतंत्र होने की, मन को स्पर्श करने की, या दूसरी कठपुतलियों को देखने की। अभी हमने पढ़ा है वाक्य के अंदर कि वह स्वतंत्र होना चाहती थी, वह धागों के बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ख भाग। अगला है व्याकरणिक प्रश्न उत्तर है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जिसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम हो। तो यहाँ पर आपको तरुणई, कबीरदास, बचपना, विद्यालय ये दे रखा है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम कौन सा है, कबीरदास। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ख भाग। भाववाचक संज्ञा को पहचानना है आपने इसमें। भाववाचक संज्ञा क्या है, दिल्ली, गंगा, मिठास, त्रिभुज। अगर हम इसको ध्यान से देखें, मीठा से बनता है मिठास, मीठा का भाववाचक संज्ञा है मिठास, तो इसके अंदर भाववाचक संज्ञा क्या हो गया, मिठास। अगला वाक्य है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। ये जो पूरा वाक्य दे रखा है, इसके अंदर आपको पूछा गया है कि आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सी है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इनमें से कौन सा है, कौन, दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है। सर्वनाम कौन सी, प्रश्नवाचक होगी ना ये, कि आप पूछ रहे हो किससे कि कौन खड़ा है, तो वहां पर ये सर्वनाम है। चौथा प्रश्न है, पुलकित पंख में विशेषण भेद की पहचान बताइए। पुलकित पंख के अंदर विशेषण वो पुलकित है, ठीक है ना, कि पंख के बारे में बताया जा रहा है ये। अब ये कैसी विशेषण है उसके बारे में आपने उसका भेद बताना है। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामवाचक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पंख के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। चौथे प्रश्न में फिर से आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके अंदर गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका आशय क्या है, कि कमियों पर हंसना चाहिए, कमियों का प्रचार से बचना चाहिए, कमियों को उजागर करना चाहिए, कमियों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बताया गया था,
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई का मालूम होने से उसके आचरण के गलत और पक्ष को उद्घटित होने में उसमें रस लिया जाता है। दोषों के उद्घटित होना एकमात्र कर्तव्य नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वो क्या बताया जा रहा है कि कमियों को उजागर करना चाहिए, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी कमियों का एहसास होगा तभी तो आप उनको सुधार कर सही व्यक्ति बन पाओगे। तो कमियों को उजागर करना चाहिए, आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। गद्यांश के अनुसार लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागती है? बुराई का महिमा मंडन करने से, अच्छाई को उजागर करने से, समाज में वैमनस्य फैलाने से, समाज की मात्र बुराई करने से। कैसे लोकचित के अंदर जो है वो अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है, तो ये आपको बताना है। इसके अंदर कैसे? अच्छाई का उजागर करने से। अगर आप अच्छी बातें करोगे, अच्छे कर्म करोगे तभी तो अच्छाई फैलेगी ना। तो इसके सही उत्तर है ख भाग। गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे? लेखक के शेष राशि लेने के लिए, लेखक को शेष राशि देने के लिए, लेखक को टिकट देने के लिए, लेखक को बिना टिकट पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्यों उजागर हुए थे वे? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर लेखक बाबू जब वो सेकंड क्लास के डिब्बे में जाके उन्होंने 10 रुपए की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया था, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने उनको पहचान लिया और 90 रुपए वापस देकर बोला कि मेरे से गलती हो गई थी, और वो वापस देने के लिए गए थे। तो इसी के लिए इसका उत्तर क्या हो गया यहाँ पे कि लेखक को शेष राशि देने के लिए जो है वह टिकट बाबू उस डिब्बे में उपस्थित हुए। तो इसका करेक्ट आंसर ख भाग हो गया। गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ था? टिकट बाबू की बेईमानी पर, टिकट बाबू की चालाकी पर, टिकट बाबू की ईमानदारी पर, या उनकी शरारत पर? क्योंकि वह उनके पैसे लौटाने के लिए आए थे, तो इसका उत्तर क्या हो गया? टिकट बाबू की ईमानदारी पर उनको आश्चर्य हुआ। क्या आजकल के वक्त में जैसे लोग जो हैं पैसे जो है वो वापस कम करने की बजाय बेईमानी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी रखना चाहिए। अगर आपको चाहे कोई देखे ना देखे, पर आपको वह ईश्वर जो है, जो भी एक सुपर पावर है, वो आपको जरूर देख रही है। आपका अंतर्मन उन चीजों के बारे में जानता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, तो इसलिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अगला है काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो ये काव्यांश पूरा रीड कर लीजिए और उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर करना शुरू कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? चोटी कब छोटी होगी, चोटी कब बड़ी होगी, चोटी कब पतली होगी, चोटी कब काली होगी? तो यहाँ पर वह क्या प्रश्न पूछ रहे थे कि चोटी कब बढ़ेगी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी? तो इसका उत्तर क्या हो गया? चोटी कब बड़ी होगी। ख भाग जो है इसका करेक्ट आंसर है। काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? माखन रोटी खाते हैं, बैठक लगाते हैं, दूध का सेवन करते हैं, जड़ी बूटी का सेवन करते हैं। वे क्या करते थे? दूध का सेवन करते थे, ठीक है, ताकि उनकी चोटी बड़ी हो जाए। अगला प्रश्न है, बालक कृष्ण माँ से क्या ना देने की उलाहना करते हैं? गुड़ रोटी, नमक रोटी, माखन रोटी या चटनी रोटी? जैसे जैसे कि हम सब जानते हैं कि कान्हा को माखन बहुत पसंद है, तो इसलिए वह क्या ना देने की उलाहना करते हैं? माखन रोटी। चौथा प्रश्न है, इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? सूरदास। तो ग भाग जो है इसका करेक्ट आंसर है। छठे प्रश्न के अंदर आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। बदलू की चिढ़ किससे थी? लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर बताइए। बदलू को किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। बदलू को किससे चिढ़ थी? गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, कांच की चूड़ियों से या लाख की चूड़ियों से? जैसे कि हम सब जानते हैं कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी? नई नवेली और जानदार, सुंदर और चमकीली, मजबूत और शानदार, या व्योविद और दीनहीन? हम जानते हैं कि बस की हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही बुरी हालात में थी, तो इसीलिए उसको व्योविद और दीनहीन कहा गया है। बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की हालत जो है वो व्योविद और दीनहीन थी। 7वां प्रश्न है कि भगवान के डाकिये कविता के रचनाकार कौन है? यहाँ पर उनके रचनाकार के बारे में पूछा है। भगवान के डाकिये के रचनाकार कौन है? रामदास मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास, सूरदास। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ख भाग रामधारी सिंह दिनकर। सेकंड भाग के अंदर पूछा है कि पक्षी और बादल किसके डाकिये हैं? भगवान के, शहर के, गांव के या लोगों के? वे किसके डाकिये हैं? भगवान के, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क भाग। आपका शुरू हो जाता है खंड भाग, जिसमें आपको वर्णनात्मक लेखन करना है, यानी कि आपको वर्णन करके लिखना है। अब आपके एमसीक्यूज नहीं है,
जिसके पहले भाग के अंदर आपसे पूछा गया है कि सुख दुख में कौन सा समास है। देखो बच्चों, जिनके अंदर भी हाइफन का यूज होता है, ऐसे वाले जो समास होते हैं उनके अंदर चुप करके आंखें बंद करके लिख दो कि वह द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। दूसरे के अंदर आपको बोला है कि आरामदेह शब्द में मूल शब्द क्या है और उसका प्रत्यय क्या है। इसका मूल शब्द है आराम और इसमें जो प्रत्यय है वह है देह। इसके अंदर मूल शब्द जो है वह है आराम और इसके अंदर जो प्रत्यय प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगे होते हैं वह है देह। आराम देह। अगले प्रश्न के अंदर आपको बोला है कि नादान का भाववाचक संज्ञा लिखनी है। नादान की, तो नादान की भाववाचक संज्ञा होती है नादानी। नादान, नादानी। अगला है खट्टे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण छांटकर लिखिए। इसके अंदर आपको, इस पूरे वाक्य के अंदर आपको क्या छानना है कि इसका विशेषण कौन सा है। यहाँ पे बात किस चीज के बारे में की जा रही है? आम के बारे में कि आम कैसे हैं? आम खट्टे हैं। तो इसके अंदर विशेषण क्या हो गई इसकी? खट्टे। इसके अंदर विशेषण क्या है इसकी? खट्टे, क्योंकि आम कैसे हैं? आम खट्टे हैं, वह उसकी विशेषता है। ठीक है। अब अगले 9वें प्रश्न के अंदर आपको काव्य पाठों के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें से कि सबसे पहला है कि यह कठिन समय नहीं है। इसके अंदर जो कवित्री है उसके द्वारा किस बात का कोई तर्क दिया जा रहा है उसके बारे में आपने लिखना है। यहाँ पे जो कवित्री है वह कहती है कि सबसे कठिन समय वह होता है जब चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है। दूसरा है कबीर ने तलवार और म्यान के बारे में किसका मोल बताया है। कबीर ने तलवार के बजाय ज्ञान का मोल करने की बात कही है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति की आत्मा का उद्धार होता है। तीसरा प्रश्न है बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए, यानी कि उनको किस चीज का लालच दिया गया था। बालक कृष्ण माखन खाने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए। चौथा प्रश्न है एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं, भगवान के डाके पाठ के आधार पर बताइए। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भगवान के डाके पाठ के अनुसार बादल और हवा जाते हैं। ठीक है, पाठ के अनुसार जो है बादल और हवा एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। 10वां प्रश्न जो है, 10वें प्रश्न के अंदर अगेन आपके जो है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। इसके अंदर सबसे पहले आपको पूछा गया है कि लाला झाऊलाल से उसकी पत्नी ने कितने पैसे मांगे थे। उसकी पत्नी ने कितने पैसे मांगे थे? 50 रुपए। लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने 50 रुपए मांगे थे। दूसरा प्रश्न है बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था। हम सबको पता है बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था? लाख की चूड़ियां। तो बदलू जो है वह लाख की चूड़ियां बनाता था। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन जितने भी हुए थे वह किसके नेतृत्व में हुए थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। हाथी की सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो गया हाथी की सवारी को। 4वां प्रश्न है, उसके पहले भाग के अंदर आपको पूछा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये क्या होती है? आपकी बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि जैसे किसी वस्तु के बदले आदान प्रदान जब हो रहा है किसी चीज का, पहले के वक्त में जब मुद्रा नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे किसी चीज से, तो एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज की जाती थी। अगर किसी को गेहूं चाहिए तो वो एक कटोरी चावल देकर गेहूं ले सकता है, मतलब उसके पास जो भी उपलब्ध चीजें होती थी उसके बदले में किसी और चीज को करता था, तो उस चीज को जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया। जो साइकिल चलाना है वह महिलाओं को आने जाने में स्वतंत्रता मिली और इससे वे अपनी इच्छा पूरी कर सकती थी, वे आत्मनिर्भर बन रही थी, तो इसीलिए साइकिल चलाना जो है वह महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक बन गया। तीसरा प्रश्न है लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोले, वे चुप क्यों होंगे? आपके विचार में लिखिए। तो इसके अंदर क्या है कि वे अपनी पत्नी की भावनाओं को आदर करते थे और वे दुखी नहीं करना चाहते थे उनको, इसलिए वे कुछ नहीं बोले थे। चौथा प्रश्न है धोखा मिलने के बाद में भी लेखक निराश क्यों नहीं हुए। धोखा मिलने के बावजूद भी लेखक ने अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव जो नजरिया है वह बनाकर रखा और उनका विश्वास था कि इस घटना से भी उनको जीवन में कुछ सीख मिलती है।
इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न के अंदर भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसका कथन का भाव स्पष्ट करना है आपको कि जैसे जब एक देश से दूसरे देश जाया जाता है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वे सब अपनी खुशबू जो है, अपने गुण जो है, वह दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। इसी को सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक भी माना गया है। दूसरा प्रश्न जो है वह है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वे तिनकों का क्या क्या करती होगी? यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। चिड़िया तिनके का उपयोग घोंसला बनाने के लिए करती है। वह अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर बनाती है। वह ये तिनकों से जो घोंसला है वह सुरक्षित स्थान पर बनाती है, ठीक है ना, ताकि उसका परिवार सेफली वहां पर रह सके। तीसरा प्रश्न है, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन क्यों बिखरा देते थे? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण माखन बिखेरकर अपने दोस्तों के साथ बांटते थे और खेल का आनंद लेते थे। चौथा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि घास का महत्व छोटे प्राणियों और प्राकृतिक संतुलन के लिए होता है। कि यहाँ पे जैसे बताया गया था ना, एक छोटा सा तिनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा दे सकता है। तो वहाँ पे वो घास की निंदा करने से मना करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपके लिए वो चीज़ नहीं है वैल्यूएबल, पर किसी ना किसी और प्राणी के लिए तो है ना, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें भगवान के द्वारा जो है वह निर्मित हैं, तो हमें वो प्रकृति का जो भगवान ने आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे दी है उसका सम्मान करना चाहिए, हर एक जीव जंतु प्राणी का, और उसी आदर सम्मान के साथ किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो 13वां प्रश्न है उसके अंदर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है दीपावली और तीसरा है मोबाइल के प्रभाव। इसकी वेटेज जो है वो है 5 मार्क्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये पैराग्राफ लिख सकते हो कि किस प्रकार से, जैसे दिल्ली के अंदर अभी पीछे बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, गाड़ियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा दी जाती है, ठीक है ना। कारखानों से कैसे प्रदूषण निकलता है, हमारा पर्यावरण कैसे खराब हो रहा है, लोगों को क्या क्या इसके हानिकारक प्रभाव हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर दीपावली जो है वह हमारे देश में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें लोग क्या करते हैं, क्या इसका इतिहास है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर आया आपका तीसरा मोबाइल के बारे में, तो वहाँ पर आप जो है मोबाइल किस तरीके से, उसके अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। जैसे अभी आप पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छा भी है, ठीक है ना, कि जैसे बच्चों को पढ़ाई में मदद कर रहा है, बट बुरा भी है। तो हर चीज़ के अच्छे बुरे प्रभाव होते हैं, तो उसके प्रभावों के बारे में आपने लिखना है। उसके बाद आता है आपका 14वां प्रश्न, जिसके अंदर आपको किसी एक विषय के बारे में जो है वह पत्र लेखन करना 80 से 100 शब्दों के अंदर, ठीक है। ये भी जो है वो 5 नंबर का ही है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रश्न के अंदर बोला गया है कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश हेतु पत्र लिखना अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, कि आप अपने भाई की शादी अटेंड करना चाहते हैं। तो दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद का मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। डिबेट कंपटीशन के अंदर जो है ना, उसके अंदर आपका छोटा भाई जो है वह फर्स्ट पोजीशन पर आया, तो उसी को बधाई देते हो आपने पत्र लिखना है, जिसके अंदर जो है वो आप अपने प्रिय भाई को लिख रहे हो। तो उसी तरीके से आप उसका हालचाल लिखते हो, उसको पढ़ाई के बारे में समझाते हो, ठीक है ना। जैसे या तो वो कहीं दूर रह रहा होगा या तो आप कहीं दूर रह रहे हो, तभी तो आप लेटर लिखोगे। एक कमरे से दूसरे कमरे में थोड़ी लेटर लिख के दोगे। तो उसी के हिसाब से आप उसका हाल चाल पूछोगे, उसको पढ़ाई के बारे में, जीवन के बारे में, क्योंकि आप उसके बड़े भाई हो, ठीक है ना, तो आप वो समझाओगे। अगर आप बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होना चाहते हो तो आप विद्यालय को लिख रहे हो, ये आपका फॉर्मल लेटर है ना। तो यहाँ पर भी जो है आपको ध्यान से लिखना है कि किस प्रकार आप टीचर को जो है वो फॉर्मली लिख रहे हो। वहाँ पर आपको जो है अपना विषय लिखना है, पहले प्रधानाचार्य महोदय लिखना है, स्कूल का नाम लिखोगे, फिर विषय लिखोगे, और फिर आप अपने उसके बारे में जो भी डेट्स पे आप छुट्टी लेना चाहते हो उसके बारे में जानकारी दोगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एग्जाम्स की और अच्छी तैयारी करनी है, प्लीज़ CSE ट्यूटोरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ CSE ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एक थैंक यू नोट के तौर पे आप जो है वो नीचे लाइक कर सकते हो और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर आपको रिक्वायर्ड है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद CSE ट्यूटोरियल। थैंक यू।